नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में सरकारी भर्तियों के लिए जारी होगा एनुअल कैलेंडर, सभी का ब्यौरा होगा शामिल। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर, इन जिलों में जौ और गेहूं के लिए विशेष सब्सिडी योजना होने जा रही है शुरू, बताएंगे पूरी अपडेट। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आई सामने, स्पीड पोस्ट पर मिलेगा 10% छूट का लाभ। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने दिखाई शक्ति, स्कूलों में मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे मास्टर, आदेश हुए जारी। हरियाणा में हाईटेक होगी फसल खरीद प्रक्रिया, नई तकनीक से खत्म हो जाएगी घोटाले की गुंजाइश। हरियाणा बोर्ड ने PM स्कॉलरशिप की लास्ट डेट बढ़ाई, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। आमजन के लिए खुला दिल्ली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेला, जानिए टिकट प्राइस से लेकर एंट्री गेट तक की पूरी जानकारी। जल्द जारी होगा CET का रिजल्ट, कैलेंडर बनाने की भी योजना बना रहा है हरियाणा SSC। हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन हुआ, कपल केस में मिलेंगे अधिकतम 5 अंक, गजट नोटिफिकेशन हुआ जारी। और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, 26 मंत्रियों ने ली शपथ, इनमें भाजपा के 14, जदयू के 8 और चिराग के 2 मंत्री शामिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। दिन में धूप सेकने को मिलती है तो वहीं रात ठिठुरन भरी होती है। कई इलाकों में सुबह के समय धुंध देखने को मिल रही है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। नारनौल में सबसे कम यानी 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। हरियाणा के 11 शहरों में तापमान अब भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। राज्य में आमतौर पर 23 नवम्बर तक मौसम खुश्क व परिवर्तनशील बना रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बीच बीच में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में बार बार बदलाव होने और हवा की गति तेज होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बताया कि राशन वितरण से लेकर अनाज खरीद तक कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राजेश नागर ने बताया कि विभाग द्वारा जल्द ही एक उन्नत तकनीक लागू की जाएगी, जिससे धान सहित अन्य अनाज खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के घोटाले की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नई तकनीक से अनाज मंडियों में आने वाला फसल का हर एक दाना रियल टाइम सिस्टम में दर्ज होगा और प्रदेश में उत्पादित अनाज का डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट रहेगा। इस सिस्टम से फसल खरीद में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े पे पूरी तरह से अंकुश लगेगा। मंत्री राजेश नागर ने बताया कि राशन वितरण में लापरवाही करने वाले डिपो होल्डरों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक सभी डिपो पर राशन वितरण पूरा होना चाहिए। इसके साथ ही स्टॉक की पूरी जानकारी बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। हरियाणा में शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हिसार जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब क्लास में पढ़ाते समय उन्हें अपना पूरा ध्यान पढ़ाने पर ही लगाना होगा। मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी हिसार ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए पत्र जारी किया है। DEO ने सभी BEO को निर्देशित किया है कि वे अपने ब्लॉक के सभी स्कूल प्रमुखों को आदेश दें कि स्कूल समय में मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल भी न किया जाए। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। फतेहाबाद जिले के गांव भूथन खुर्द के किसान रवि पूनिया इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। बता दें कि रवि पूनिया ने अपने खेत में 6 फुट की लौकी उगाई हुई है। रवि पूनिया पिछले 3 सालों से लौकी की बिजाई कर रहे हैं और इसके बीज तैयार करते हैं। उनके बीज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं। रवि पूनिया ने बताया कि आमतौर पर लौकी की लंबाई 1.5 से 2 फुट तक होती है, लेकिन शिवानी किस्म की लौकी 6 से 7 फुट तक चली जाती है। इसका 3 फुट का हिस्सा सब्जी बनाने और 4 से 4.5 फुट का हिस्सा जूस बनाने के काम आता है। बीज के हिस्सों से बीज तैयार किए जाते हैं जो अच्छे दामों में बिक जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए कमा लेते हैं। उनका कहना है कि मचान विधि से खेती करने पर खाने योग्य सब्जियों और फलों का उत्पादन 600 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। लौकी के अलावा कश्मीरी लहसुन की बिजाई भी करते हैं। इस लहसुन की खासियत ये है कि इसमें आम लहसुन की तुलना में कम कलियां होती हैं और ये 200 से 250 ग्राम तक उगता है। इसके अलावा गोल्डन लहसुन जो कि बाजार में 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता है, उसका उत्पादन भी किया जाता है।
डाक विभाग से विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। विभाग ने स्टूडेंट्स को स्पीड पोस्ट सुविधा में 10% की छूट देने की योजना बनाई है और 1 नवंबर से सभी डाकघरों में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। डाक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्टूडेंट्स मेल नामक एक विशेष अकाउंट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत केवल स्टूडेंट्स को स्पीड पोस्ट सेवाओं में छूट का लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने शिक्षण संस्थान का ID कार्ड दिखाना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए प्रेषक स्वयं छात्र होना चाहिए। लाभार्थी कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या भर्ती एजेंसी जैसे UPSC, राज्य PSC या NTA आदि से होना चाहिए। बुकिंग के समय छात्र को अपना वैध छात्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उसकी स्पष्ट फोटोकॉपी काउंटर पर जमा करवानी होगी। हरियाणा में 1 साल के कार्यकाल में तकरीबन 44,000 भर्तियां कर चुका कर्मचारी चयन आयोग अब साल भर में होने वाली भर्तियों के लिए वार्षिक कैलेंडर बनाएगा। इसमें विभाग के अनुसार भर्तियों का पूरा ब्यौरा होगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परीक्षाओं का शेड्यूल भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और हरियाणा SSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह की देखरेख में वार्षिक कैलेंडर तैयार करने का काम किया जा रहा है। हरियाणा के सरकारी विभागों में प्रत्येक वर्ष भर्तियों के लिए सीमा भी निर्धारित की जाने वाली है। सभी सरकारी विभागों से खाली पदों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। ये पहला मौका होगा जब सरकार साल के शुरू में ही प्रदेश के युवाओं को बता देगी कि इस साल में किस सरकारी विभाग में किन किन पदों पर कुल कितनी भर्तियां की जाएंगी। ये कदम युवाओं के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। कैलेंडर जारी होने के बाद सभी युवा इसके अनुसार अपनी तैयारी कर पाएंगे। हिम्मत सिंह के अनुसार पिछले 1 साल में कर्मचारी चयन आयोग के जरिए 44,000 भर्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में CET के सफल आयोजन के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर साल CET की परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। हरियाणा में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। रबी सीजन में किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में सूबे की नायब सैनिक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत राज्य में जौ और गेहूं की फसलों के लिए बीज वितरण से लेकर प्रदर्शन प्लांट और पौध व मृदा संरक्षण प्रबंधन तक पर किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल से फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और बेहतर किस्मों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में भी मदद मिल सकेगी। इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जौ की खेती को बढ़ावा देने के लिए झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, हिसार, सिरसा और पंचकुला जिलों को चयनित किया गया है। इन जिलों में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, फसल प्रदर्शन इकाइयों और मृदा प्रबंधन तकनीकों पर सरकारी सहायता दी जाएगी। इसी तरह गेहूं के लिए मेवात, पलवल, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, हिसार और अंबाला जिलों में किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ज्यादा पैदावार और वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा देना रहेगा। किसान बिजाई की समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ सरल चरणों में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही हर जिले के कृषि विभाग अधिकारी, ब्लॉक कृषि अधिकारी, उपमंडल कृषि अधिकारी और उप कृषि निदेशक के कार्यालयों में जानकारी और सहायता उपलब्ध रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए नए प्रावधान कर रही है। इसके लिए किसानों को बागवानी, फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यान विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान के रूप में नए बाग लगाने पर 24,500 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए तक प्रति एकड़, सब्जियों की खेती पर एकीकृत मॉडल के तहत 15,000 रुपए प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25,500 रुपए प्रति एकड़ व मसालों की खेती पर 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रति एकड़, फूलों की खेती पर 8,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति एकड़ व खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। अनुदान सहायता सीमा अधिकतम 5 एकड़ तक दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया व अनुदान क्षेत्र सीमा के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा hotnet.haryana.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास अपना स्वयं का आवेदन और व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान पत्र, आवेदक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज जरूरी हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित PM स्कॉलरशिप योजना की ऑनलाइन अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर तिथि निर्धारित की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 2 जून से प्रारंभ हो चुकी है। HBSC के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार ने बताया कि इस स्कीम के लिए फ्रेश छात्रवृत्ति के योग्य छात्र और छात्राओं की मेरिट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा रिन्यूअल के योग्य छात्र
और छात्राएं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में दिशा निर्देश नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी scholarship.gov.in पर उपलब्ध है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा जल्द ही CET 2025 ग्रुप सी का परिणाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में उम्मीदवारों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। अभी आयोग ने तिथि तो निर्धारित नहीं की है, लेकिन ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही परिणाम आ सकता है। इसी प्रकार से ग्रुप डी की परीक्षा के आयोजन की भी तैयारी चल रही है। आयोग ने अभ्यर्थियों से एक बार फिर से कहा है कि वे अपनी तैयारी में लगे रहें और किसी के बहकावे में न आए। कमीशन की तरफ से CET के रिजल्ट के बाद ग्रुप सी की सभी भर्तियों की परीक्षाओं के कैलेंडर को भी जारी करने पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CET परीक्षा इसी साल 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित करवाई गई थी। CET के रिजल्ट का अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार है। हाल ही में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने एक इंटरव्यू में फिर से दोहराया है कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें। जल्द ही आयोग परीक्षा का रिजल्ट और भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसे में इस बार कैलेंडर देखने को भी मिल सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में चल रहे 44वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बुधवार से आमजन की एंट्री शुरू हो गई है। ऐसे में अब यहाँ रोजाना दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में इस बार 12 देश और 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शिरकत कर रहे हैं। करीब एक दशक बाद रक्षा मंडप भी देखने को मिलेगा, जहाँ आधुनिक हथियार ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड के भी करतब देखे जा सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेड फेयर मेले के लिए टिकटें सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशनों से खरीद पाएंगे। इसके अलावा DMRC की सारथी एप्लीकेशन से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। सामान्य दिनों की बात करें तो प्रति व्यक्ति टिकट 80 रुपए और बच्चों की टिकट 40 रुपए की रहेगी, जबकि सप्तांत और छुट्टी वाले दिन टिकट आम आदमी के लिए 150 रुपए और बच्चों के लिए 60 रुपए का रहेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए सभी दिनों में एंट्री फ्री रहेगी। इसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। मेले में एंट्री के लिए गेट नंबर 3, 4, 6 और 10 तय किए गए हैं। मेले का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक का रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 14 दिसंबर है। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है। 18 नवंबर को हिसार में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस विधायकों द्वारा पोस्टरों पर सांसद कुमारी शैलजा की फोटो नहीं लगाई गई। यही नहीं, मंच संचालन को लेकर भी हिसार कांग्रेस के 2 अध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर भिड़ गए। दोनों ही मामलों की शिकायत कांग्रेस अनुशासन समिति के पास पहुंची है। समिति के चेयरमैन पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने कहा, प्रोटोकॉल में जिन नेताओं की फोटो बैनर पर लगाना अनिवार्य किया गया है, उनमें कुमारी शैलजा की भी है। ऐसे में उनकी फोटो बैनर पर न लगाना अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी छोटा नेता शामिल हो या फिर कोई बड़ा पदाधिकारी। 18 नवंबर को हिसार में हुए कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जिन 3 नेताओं ने बैनरों में कुमारी शैलजा की फोटो नहीं लगाई थी, उनमें नारनौद विधायक जस्सी पेटवाड़, उकलाना विधायक नरेश सेलवाल और आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश शामिल हैं। ये विधायक हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। वहीं 22 नवंबर यानी कल अंबाला में अनुशासन कमेटी की बैठक में इस पर कार्रवाई होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने ग्रेजुएट लेवल NTPC भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 20 नवंबर थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। एप्लीकेशन फीस पेमेंट की आखिरी तारीख की बात करें तो 29 नवंबर 2025 है। वहीं मॉडिफिकेशन विंडो की बात करें तो 30 नवंबर को खुलेगी और 9 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष हो सकती है। बेसिक पे की बात करें तो 25,500 रुपए से लेकर 35,400 रुपए प्रति माह मिलेगा। अन्य अलाउंस का लाभ भी दिया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 85,633 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 140 अंक का उछाल देखने को मिला और ये 26,192 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी रही। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और रिलायंस के शेयर्स 2% से अधिक तेजी के साथ बंद हुए। वहीं एशियन पेंट्स और HCL टेक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 34 शेयर्स चढ़कर बंद हुए। NSE के ऑटो, मेटल, प्राइवेट बैंक और FMCG सेक्टर में तेजी देखने को मिली।
तो वहीं IT फ्लैट बंद हुआ। मीडिया, फार्मा, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम सोना 1323 रुपए गिरकर 1,22,561 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 4,007 रुपए गिरकर 1,54,113 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम की बात करें तो 1,12,266 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।